होगी सर। ठीक है, ऑल राइट। सो पहले एक काम करते हैं, सुनो, टेस्ट क्लास में करूँ डिस्कस कि यहाँ पे? मेरे हिसाब से क्लास में करना चाहिए मुझे। यस सर। हाँ जी, क्लास में कर लेना। क्लास में करना चाहिए डिस्कस मुझे, ठीक है ना? क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे डिस्कस करूंगा, 3-4 लोग बोलेंगे मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका। किसी का नाम नहीं लिया, बता रहा हूँ बस मैं, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर ऐसा देखा जाए मेरे हिसाब से नॉलेज वो पूरी जुगलबंदी बन जाती है ना फिर वो। तो लेट्स डू दिस। अपन सिर्फ अभी जो 2 दिन पढ़ाया है क्लास में, मतलब जो झिलाया है क्लास के अंदर, मैं उसको बस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ताकि एक रिव्यू हो जाए बस चीजों का, सर ताकि लैंडस्केप याद। मोड कर लो। लैंडस्केप कर दिया, कर दिया भाई, कर दिया। हैप्पी? यस सर। ओके, वेरी मच। चलो, सबसे पहले तो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन थी एक तो सॉलिड्स जो हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नकली। एक मिनट जरा, ये गड़बड़ क्या हो रही है? स्क्रीन गार्ड के ऊपर भी दाग लग जाए ना, तो उसके बाद भी काम खराब होता है। तो एक होता है नकली, ये इतना लंबा क्यों खींचा? और दूसरा होता है असली। ओके, फंडा बहुत सिंपल है। नकली दिखने में सॉलिड जैसा होता है, होता नहीं है। जैसे एक ग्लास हो गया, जो ग्लास है उसके स्ट्रक्चर में इरेगुलरिटी होती है, कहीं ज्यादा डेंस होता है, कहीं कम डेंस होता है, इस टाइप से। बट बहुत ही क्लोज होते तो सॉलिड फीलिंग देता है, पर होता नहीं। स्लोली स्लोली ये फ्लो कर करके बहुत स्लोली नीचे से थिक हो जाता है और ऊपर से थिन। और थोड़े टाइम बाद चीजें ज्यादा जगह इकट्ठा हो जाती है तो ये ओपेक भी हो जाता है, क्लियर से ओपेक हो जाता है, ठीक है? नकली ग्लास, नकली सॉलिड जो होता है उसको हम एक सिंपल सा नाम देते हैं। जो नकली वाला होता है तो सिंपल से एक नाम देते हैं, ए मॉर्फस। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। मॉर्फस का मतलब होता है हर जगह यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर में। उसी के सामने ए लगा दिया तो एमॉर्फस, मतलब नॉन यूनिफॉर्म चीज। या फिर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का एक्चुअल मीनिंग ही होता है फॉल्स, ठीक है? और इनको बहुत ब्रॉडली बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल व्हाट? लिक्विड्स। तो ये हो गए नकली सॉलिड्स, ठीक है? ये हो गए नकली सॉलिड्स। अब असली वाले कौन से होते हैं? अब यहाँ इसमें भी सेव हो जाता है, सही है। ये मैं असिस्टेंट लेवांश को भेज दूंगा, ठीक है? दूसरे सॉलिड्स जो होते हैं, रियल सॉलिड्स जो होते हैं, वो होते हैं क्रिस्टलाइन। नाम समझ में आता है, एक परफेक्ट सा क्रिस्टल जैसा अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टल का फंडा क्या होता है? ये होते हैं रियल, एंड अगर परफेक्ट माना जाए तो परफेक्टली यूनिफॉर्म हो जाता है। मान पाके तुमको पता ही है, परफेक्शन तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाग तो लग ही जाते हैं, ठीक है? अब इनके स्ट्रक्चर में बिल्कुल रेगुलरिटी होती है। जैसे जो टाइल्स है तुम्हारे घर की, अगर सही मिस्त्री ने बना के दी हैं तो बिल्कुल रेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? इस टाइप का ये बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रहती है इनमें। और ये प्रॉपर रिजिड और हार्ड, और क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, डेफिनेट वॉल्यूम वाले प्रॉपर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है? इनका कोई वॉल्यूम चेंज भी नहीं होता।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आगे सेव नहीं किया, शिट, कोई बात नहीं। पहचान 3 नामों से होती है। एक तो क्रिस्टलाइन के लिए, सुन, इसको मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, मुझे रिवर्टिकल करना पड़ेगा इसको, मुझे इस वाले को, क्योंकि इसमें मुझे वो बनाना है टेबल टाइप का। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है, सबसे पहले बहुत सिंपल चीज, इनका मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन समझते हो, मेल्टिंग की हीट, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। जैसे कोई भी चीज अगर मेल्ट हो रही है तो उसका एक फिक्स मेल्टिंग टेम्परेचर है, जबरदस्ती का कहता है, मतलब ये नहीं कि इस टेम्परेचर इस टेम्परेचर तक मेल्ट हो। क्या? ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड ही नहीं है, तो ये बेसिकली फंडा, इनका फंडा बहुत सिंपल रहता है, नो मेल्टिंग पॉइंट और डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज मेल्ट होती है वो सॉलिड है, जो चीज नहीं मेल्ट होती जैसे रबर हो गया, पॉलीमर हो गया, अपनी चमड़ी हो गई, बहुत सी चीजें ऐसी जो मेल्ट नहीं होती वो सॉलिड नहीं है, स्यूडो सॉलिड्स, लिक्विड है जो कि बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए बात को, जो पहला डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। दूसरा है, अगर शार्प टूल से काटा गया, शार्प टूल से कट किया गया, तो रेगुलर सरफेस मिलते हैं। क्या हो गया इसको? सर आप यही करा रहे हो जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है? हम्म, ठीक है, वही ओके थियोरेटिकल सर। पार्ट दोबारा एक बार, शायद दोबारा सुन के याद हो जाए। ठीक है, रेगुलर सरफेस, Yes, तो मान sir. लो कोई सॉलिड है, इसे अगर काट दिया तो सरफेस हमेशा रेगुलर मिलेंगे, जैसे आइस का होता है। आइस को दो हिस्सों में काटो और छू के देखो तो सुन पड़ जाएगा हाथ पर, कटेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। घर पे ट्राई करके देख लेना, ठीक है ना। आइस को चाकू से काट के देखो, बिल्कुल प्लेन क्लीन सरफेस मिलेगी, प्रॉपर सॉलिड है आइस, ठीक है ना, लिक्विड नहीं है, मेल्ट होता है प्रॉपर वो। बट यही होता है जब ग्लास की बात की जाए। ग्लास को अगर एक शार्प टूल से काटो या तोड़ो तो अनइवन सरफेस आते हैं, इरेगुलर सरफेस। मतलब काटने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, ये तो मैंने बहुत, हाँ, इस टाइप का। अब ग्लास के साथ ऐसे ही होता है, ग्लास टूटता है जब भी, उसका सरफेस दिखने में कितने भी रेगुलर हो, टच मत करना कभी लाइफ में, कट पड़ ही जाएगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज तो बहुत नॉर्मल और कॉमन सेंस वाली है कि हाँ, जो सॉलिड होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉलिड होगा वही रेगुलर होगा। जो सॉलिड है ही नहीं, उसका ना मेल्टिंग, ना बॉइलिंग, ना फ्यूजन पॉइंट, और ना ही उसके रेगुलर सरफेस काटनी। एक टॉपिक जिसमें कंफ्यूजन रहता है वो है आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी। तो उसका बता देता हूँ क्या सिस्टम है।
उसका बताऊं क्या सिस्टम है। जैसे एक आयनिक सॉलिड लेते हैं, क्या है यार, व्हाई इज इट बिहेविंग लाइक दिस। ओके, मेरा हाथ टच कर गया था। NaCl टाइप का, हम्म, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एनाइसोट्रोपी होती क्या है। एनाइसोट्रोपी का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज, प्रॉपर्टी चेंज। डायरेक्शन चेंज, प्रॉपर्टी चेंज। अब इसमें देख लो, अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो लगातार तुम्हें मिल रहा है एक कैटायन, एक एनायन, कैटायन, एनायन, सो ऑन। स्ट्रक्चर में न्यूट्रलिटी आ रही है पूरे लाइन पे। अगर ऐसे देख रहे हो, या तो एक सीक्वेंस मिल रहा है कैटायन का, या तो एक सीक्वेंस मिल रहा है एनायन का। करेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शंस अगर अलग अलग हो तो ऑब्वियस सी बात है, ज्योमेट्री अलग होगी तो प्रॉपर्टी भी अलग आएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। जैसे एक मिनट बेटा होल्ड रखना, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। ओके, सॉरी। हाँ, तो अब आगे सुनो ध्यान से। जैसे एक मेटालिक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म होगा। अगर उसको इस टाइप से लगाया मैंने बैटरी में, और एक मैंने ऐसे लगा दिया, करेक्ट। इसमें भी एक लगाया एमीटर, इसमें भी लगाया एक एमीटर। इसकी रीडिंग है x एम्पियर, इसकी रीडिंग है y एम्पियर। बड़ा कौन सा होगा, बताओ। X sir. Y X सोच के देखो, I इक्वल टू Sir, होता है V/R, राइट। I होता है V/R, करेक्ट। Y बड़ा होगा। तो इसका लेंथ ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जबकि सेम मटेरियल है। इसका आर ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसका आर कम है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट होगा ज्यादा। तो Y विल बी मोर देन X। अब सेम मटेरियल अलग डायरेक्शन से स्टडी करने पर अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल, चाहे कोई भी हो। मुझे बस ये एग्जांपल्स याद रहते हैं तो समझाना इजी होता है। इस ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है बट उससे मतलब नहीं है, हमको समझना है होता क्या है इसका मतलब। तो इसे हम कहते हैं एनाइसोट्रोपी, और ये होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है। उनका रेगुलर अरेंजमेंट उनका दोष है। समझ गए। सर आपने ये कैसे कहा कि रेगुलर अरेंजमेंट उनका दोष है? क्योंकि
एमॉर्फस में ऐसा होता है कि एटम्स रेगुलरली अरेंज तो है नहीं, हाँ जी। डायरेक्शन चेंज करोगे मान लो तो एटम्स फ्लो करके कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं ताकि वो सेम प्रॉपर्टी शो कर सके सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है सर, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कर पाएगा ना। हाँ जी, ओके सर। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया सब लोगों को। अब सेम एग्जांपल एमॉर्फस के लिए। सेम एग्जांपल एमॉर्फस के लिए, ग्लास जो होता है, अब उसका पार्टिकल कैसा साइज में कैसा क्या है नहीं पता, बट अगर मैं ग्लास लेता हूं, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 लगभग, आई थिंक सो। अब अगर मैं यहां से मेजर करूं, अगर यहां एंगल 30 लूं, यहां एंगल कितना आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1.5, ऐसे ही होता है ना। यस सर। तो कितना एंगल आ जाएगा इसका? अरे ऐसे ही बता दो। साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3, राइट। इसका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। यहां से करोगे मेजर तो अभी भी एंगल जो है 30 डिग्री है, सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। मतलब डायरेक्शन कहीं से भी ले लो, डायरेक्शन कहीं से भी ले लो ग्लास का, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं मिलेगा, राइट। राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपी। मतलब डायरेक्शन चेंज, प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, और क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? एनआइसोट्रोपिक। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? क्या मतलब होता है इसका? डिटेल में नहीं Yes, घुसना sir. है, सिर्फ मतलब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा, सर्टेन कंपाउंड, सर्टेन सब्सटेंस, व्हेन direction of observation is changed, the property remains the same. It can be options: quartz, gunmetal, रबर, सिलिका। रबर। रबर एमॉर्फस है, करेक्ट। इतना तुम लोग को आता है, बहुत है। इसके तुकबंदी में मत घुसना, बहुत डिटेलिंग होती है। जो मेटलर्जिस्ट और केमिकल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, और खुद तो पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पागल करते हैं अलग बैठ के। ये तुम लोग के कोर्स में था ना ये वाला, जरा हेल्प करना। मैं तो पहले ही बोलता भाई चीटिंग करके पास हूँ, माफ करो मुझे। मुझे अपने पूरी इंजीनियरिंग में 2 चीज समझ में आया मुझे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और फ्लूइड मैकेनिक्स। और वो भी कौन सा वाला फ्लूइड मैकेनिक्स था? रियल वाला। तुमने तो जो पढ़ा वो तो वो नकली है। रियल वाला और अलग अलग टाइप का है। उसमें विस्कोसिटी कोएफिशिएंट को फ्रिक्शन का यूज करना पड़ता है, नहीं तो ट्यूब फट सकता है पूरा। ठीक है, सबको आइसोट्रोपी आइसोट्रोपी क्लियर है? यस सर। क्रिस्टलाइन Yes, एमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन क्लियर है yes, sir. सबको? Yes, sir. ओके, अब सुनो, सीधे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे आते हैं पहचानने पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, 4 कैटेगरी होती है जिसमें 2 इजी है, 2 डिफिकल्ट। मेटालिक सबसे इजी, आयनिक सबसे इजी। यहां प्रॉब्लम आती है कोवेलेंट नेटवर्क, सर इसकी आप कोई अच्छी सी डीपीपी बना के दे देना, ये आइडेंटिफाई करने वाली। इसके नहीं मतलब मॉड्यूल थोड़ी खोल के देख, प्रैक्टिस हो काफी चुकी है। हाँ। क्वेश्चंस होंगे। कौन सी एक्सरसाइज? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है सर, ठीक। पर सुन यार, इसमें मुझे लगता है डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब पता नहीं क्यों।
से अगर फिर भी प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं ये इसलिए तुम्हारा मन का वहम है कि प्रैक्टिस होने से हर चीज अच्छी हो जाती है। सबसे पहले तो ये मन का वहम बंद करो, ठीक है। क्वेश्चन जितने बन सकते बन गए। अब उसके बाद तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल नॉलेज होती है कि भैया कौन आयन, कौन मेटल, कौन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये गलती करके होगी, आयोडीन अगर कहते मेटल है तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, राइट ना। इन सब के यस ऊपर सर। जैसे तुम लोग अभी पीछे पड़े हो हाइड्रोजन के लिए और क्या करे। और अबे हाइड्रोजन की औकात पता है जेईई मेन और एडवांस में कितनी होती है? 2 साल में 3 क्वेश्चन आते हैं सारे पेपर मिला के, और वो भी केमिकल बॉन्डिंग और कहते हैं उस कंसेप्ट से रेडॉक्स से हो जाते हैं खत्म, सिंपल। अब थोक के भाव में क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में, पर ज्यादातर वो क्या है, जनरल नॉलेज फैक्ट्स है। अब तुम या तो वहां से याद कर लो या मुझसे पूछ के याद कर लो, एंड में क्या करना पड़ेगा। सर ने बोला कि अगर कोई टॉपिक नहीं होता है तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो सर, इसलिए प्रैक्टिस क्या करते हैं। क्या नहीं सर, आप बोल रहे हो ना कि प्रैक्टिस करने से नहीं कुछ होता, तो मैं कह रही हूँ दर्शन सर ने बोला था कि अगर कोई टॉपिक ना आए तो उसकी प्रैक्टिस करो। मैं ये पढ़ाता हूँ। No, sir. तो उनका आइडिया मेरे सब्जेक्ट में क्यों लगाए जा रहे हो? सबसे बड़ी तो बेवकूफी यही लगती है मुझे, मैथ्स और केमिस्ट्री के तरीके लगाते हो, सॉरी मैथ्स के तरीके लगाते हो केमिस्ट्री में, और फिर रोते हो कि सर केमिस्ट्री प्रॉब्लम हो रही है। अप्रोच ही जब गलत है, अप्रोच ही जब गलत है तो कैसे सीखोगे केमिस्ट्री, सही से बताओ मुझे। अब ऐसे ही एक और कोई है कि किसने मुझे बोला, सर वाहिद सर ने बोला था कि एक टाइप पे हर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर टाइप का पता होना चाहिए, और वो लगा रही बैठ के उसे मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट जो 2 चीजों में खत्म हो जाता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन पे, पर जबरदस्ती काम करना लोगों को पसंद है। भैया एक बात बताओ, मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ वो खराब क्यों लगती है, और क्यों जो मेरे सब्जेक्ट में नहीं है उनकी एडवाइस में क्यों लगाते हो, मुझे ये बता दो पहले सबसे पहले। हैं? किस महान आदमी ने बोला केमिस्ट्री में प्रैक्टिस से केमिस्ट्री अच्छी होती है? केमिस्ट्री में प्रैक्टिस से सिर्फ फॉर्मूले याद होते हैं, और फॉर्मूले याद करने वाले आईआईटी नहीं जाते, पहली बात तो। दूसरी बात, एनआईटी पहुंच जाते हैं तो वहां भी कहते हैं बस टाइम पास ही कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो फॉर्मूले याद करने वालों को कुछ नहीं होता। कंसेप्ट बिल्डअप होता है जब आप गलती करके उस क्वेश्चन को खुद सुधारो, बिना किसी के हेल्प के। समझे बात? डाउट पूछोगे तब पूछोगे जब मैंने तुम्हारे हिसाब से तुमने सही किया है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा, क्या गलती हो सकती है, इसे डाउट कहते हैं। हुआ ही नहीं सर क्वेश्चन, ये आप कर दो, ये डाउट नहीं होता, ये करवाना होता है। और मैं 1000 बार भी कर दूंगा, गारंटी दे रहा हूं समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी, नहीं तो फिर वही होगा जो हर साल होता है, 4-5 बस, और बाकी सब वही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए स्टॉप। ठीक है ना? आई नो दिस शिट रियली वेल, सो लेट मी डील विथ इट। समझ रहे हो बात को? मतलब तुम्हें ये बताने के लिए कि NaCl और Na में मेटालिक कौन है, आयनिक कौन है, मेटालिक कौन है, आयनिक कौन है, तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए? सीरियसली, आर यू गाइस किडिंग मी? क्या हुआ, चुप क्यों, कुछ बोला कोई नहीं था, क्या हो गया? नहीं सर, एहसास हो गया कमेंट क्या, चलता है। क्या नहीं गलती नहीं हो सर, रही है? आए नहीं हम्म, क्या, कॉमन सेंस। नहीं है, नहीं मानना लोगों को, लोगों को नहीं मानना, ये लोगों की प्रॉब्लम है। लोगों को फिजिक्स मैथ्स की तरह केमिस्ट्री करनी, करो करो, क्या दिक्कत है भाई? न्यूमेरिकल वाला पार्ट समझ फिर भी आता है लिटरली इसमें। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अ सर्टेन कंपाउंड, अ सर्टेन कंपाउंड, सुनना, सर्टेन कंपाउंड, सर्टेन सब्सटेंस, सर्टेन सॉलिड
does not conduct electricity in solid state but conducts electricity in molten state. The solid is ऑप्शन की जगह ही नहीं बची, यहाँ रख देता हूँ मैं। CO2 जरूरत भी नहीं KCL है सर, KCL क्या? सर बी ऑप्शन KCL कैसे पता? कैसे पता? आयनिक है सर, आयनिक है सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन के रूप में कैसे पता? कंडक्ट सोडियम भी करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सर, लेकिन सोडियम मोल्टन दोनों स्टेट में ये करता है और सॉलिड में ये सोडियम नहीं दोनों करता। स्टेट में करेगा, सॉलिड में भी मोल्टन में भी। केसीएल सिर्फ किस में करेगा? मोल्टन मोल्टन केसीएल सिर्फ मोल्टन में करेगा। अब मुझे बस ये बता दो, सीरियसली इसके लिए अगर प्रैक्टिस चाहिए, इस चीज के लिए भैया आयनिक की होती है प्रैक्टिस, आयनिक इक्विलिब्रियम की, थर्मो की होती है, जीओसी की होती है प्रैक्टिस। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तुच्छी चीजों के पीछे दिमाग लगा के प्रैक्टिस करके क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना? क्यों तुम लोग 1 साल पढ़ने के बावजूद मुझसे ये नहीं सीख पा रहे हो कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे? अब आज ही यही हुआ। आज किसी कहते हैं वो कॉपी देखी मैंने 11th की, हमारे एडमिशन ले रही है, ठीक है, कॉपी देखी, पूरी छाप रखी है एनसीईआरटी, सारे पॉइंट लिखवा के रखे क्लास के अंदर। फिर मैंने प्रॉब्लम क्या जब सब कुछ लिखवाया है तो सर क्लास में सब समझ में आ जाता था और फील अच्छी आती थी। क्वेश्चंस करने बैठे आपके टेस्ट के, वो आई सेट वाई सेट जो भी था, नहीं हुए। क्या डिफरेंस है बताओ? क्या डिफरेंस है? मेरे नोट्स तो लगभग माइक्रो नोट्स टाइप के होते हैं, जल्दी पढ़ो, खत्म करो, आगे बढ़ो। वो जो लंबी लंबी थ्योरी लिखवा रखी क्लास के अंदर, उनसे ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? या बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करवा के रखे हैं, उससे काम क्यों नहीं हो पा रहा? बताओ क्या रीजन है? एनीवन? ब्रेन सेट ना, वो क्वेश्चन क्लास में करवाए गए हैं, खुद से नहीं किए गए। उसने ये नहीं सीखा कि करते कैसे हैं। करेक्ट, करते हुए देखा है, करते हुए करना सीखा नहीं। जैसे कल का टेस्ट था, 2 कौड़ी का टेस्ट था, मैं खुद बोल रहा हूँ मुंह से, फिर भी लोगों के गलत हुए होंगे क्योंकि उन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस करते हुए देखा है बोर्ड पे, खुद से नहीं किया है। जिन लोगों ने खुद से किए होंगे, मुझसे पहले पहले खत्म कर दिए होंगे मेरे क्लास से क्वेश्चंस, उन्हीं लोगों के होने होंगे 35 34 इस टाइप। सही, इट्स अ फैक्ट, दैट्स हाउ वी टीच, ट्रेन, सॉरी टीचर स्कूल में होते हैं, ट्रेन। नाउ इज इट क्लियर कि इन सब की प्रैक्टिस के बजाय उनकी प्रैक्टिस करो जिनमें सही में प्रैक्टिस चाहिए होती है। क्लियर है अब कि नहीं है? यस सर। यस सर। श्योर हो कि कल जाके फिर मुझे ये बोलोगे सर और क्वेश्चन दे दो उसके प्रैक्टिस करने के लिए, इसके लिटरली? अबे मैं तुम लोगों को ना लकीर का फकीर नहीं बना रहा हूं। मेरा एक सपना है कि भाई एवरेज से अबव एवरेज स्टूडेंट जितने भी है ना, वो भी अपना दिमाग इस्तेमाल करके घुसे एनआईटी के अंदर, वो भी अपने डिसीजंस खुद बनाए कि किस चीज को कितना टाइम देना होता है। समझ रहे हो? आई वॉन्ट दैट। तो समझ जाओ भाई, अभी भी टाइम है। स्टॉप डीलिंग केमिस्ट्री लाइक एनी अदर सब्जेक्ट की हर चीज की दर्जनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बैठ के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी भी टाइम है, कर लो। मैं कोई सड़क छाप यहाँ पे टीचर नहीं हूं कि सब कुछ लिखवा दूं क्लास के अंदर, तुम लोगों को बोलूं हाँ ये हो गया बस पढ़ लेना। अब इसको मैक्सिमम लोग यही करते हैं केमिस्ट्री में, आपको पलट कोई बोलता भी नहीं। क्यों? नोट्स मिलकर पढ़ने के लिए। अबे उससे क्या होगा? नोट्स तो फ्री में बंटते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, क्या होता है उससे?
ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछे लास्ट लोगों ने, तो कोई थ्योरी बुक बता दो थ्योरी बुक पढ़ने के लिए। पागल हो क्या? सीरियसली पागल हो क्या? थ्योरी बुक? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बैठ के हम लोग। अभी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई लक्ष्य गर्ग, कि इस पे कितना, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है इस चीज को? यस सर, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी इसके पीछे भागता रहेगा तो भागती रह जाएगा। हो गया सर। क्लियर है? श्योर है? सायरा हाँ जी। कहाँ गई? गई क्या? यस सर। हाँ, समझ में आया? दर्शन सर की एडवाइस होती थी मैकेनिक्स के लिए, ये मैकेनिक्स नहीं है। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, और सही चीज को सही जगह पे घुसाया करो बे। ये चलो, समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया गया है? Yes, sir. ओके, अब सुनो, एक कंफ्यूजन दूर करना था बस, कोवैलेंट नेटवर्क और मॉलिक्यूलर में प्रॉब्लम कहाँ आती है। देखो, सबसे पहले तो जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं उसमें जितने भी एटम्स हो, एक हो चाहे दो हो चाहे कितने भी हो, वो आपस में सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं, सारे। समझो ध्यान से, ये वाला नहीं, ये खड़ा देता हूं मैं, ठीक है? सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं। एक इसका बना के बता देता हूँ कैसे बनता है ये। SiO, SiO, अरे यार फिर ये रहा, ठीक है? अब ये पूरा नेटवर्क बनता है सिलिकेट्स का, जिसको तुम कहते हो क्वार्ट्स। बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप का बनता है, पूरा ऐसे स्क्वायर टाइप के हैशटैग्स बन रहे हो। इसे हम कहते हैं कौन सा? कोवैलेंट। कोई भी चीज नॉन बॉन्डेड नहीं छूटेगी पूरे कोवैलेंट नेटवर्क। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम सीधे एक एग्जांपल पे आते, आइस पे। अब आइस में जो हेक्सागन बनता है वो वाटर के वजह से, वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट। जो प्रॉपर एक हेक्सागन जैसा बनता है वो किसके वजह से बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। करेक्ट, यही होता है ना? अब मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, करेक्ट? मॉलिक्यूल में Yes, कौन सा sir. बॉन्ड है? कौन सा Covalent. है? बट क्या जो आइस बना है, क्या वो इन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बना है? No, sir. नहीं, राइट? Hydrogen किनकी bonding वजह है। से बना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो कैन यू कॉल दीज कोवेलेंट सॉलिड्स? क्योंकि एक उलझा था मुझसे, उसने बोला सर मॉलिक्यूल में तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, तो कोवेलेंट सॉलिड क्यों नहीं कहते उसको? तो अब मैं तुमसे पूछूं दोबारा, सॉलिड किसकी वजह से बना आइस? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Bonding. बस दैट्स इट, दैट्स वेरी मच इट। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इसको हम कोवेलेंट सॉलिड नहीं कहते। कौन सा सॉलिड कहते हैं? मॉलिक्यूलर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? आई Yes, बात sir. समझ में? ओके, Yes, sir. अब पहचानने का तरीका बहुत सिंपल। मेटल्स हैं तो कौन सा सॉलिड? मेटालिक। करेक्ट। इनका फंडा क्या होता है?
हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग तो खैर पूछता ही नहीं कोई इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ क्या बोलते हैं, मोल्टन एज वेल एज सॉलिड स्टेट। क्यों कर पाता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, उन्हीं को से अट्रैक्शन होता है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. अब अगर इसको मैं आयनिक कर दूं, अगर मैं ये आयंस बना दूं, आयंस प्रॉपर, तो ये Ionic. आयनिक, इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, कुछ कुछ को छोड़ के, उनके कोवेलेंट नेचर की वजह से, वो तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग में। अब सर ये इनका भी मेटालिक कनेक्ट से कर, ज्यादा होता होगा ना? मेटालिक से ज्यादा होता है, ये तो पक्की बात, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, आयंस फ्री नहीं होते सॉलिड स्टेट में। Okay, sir. सर अब क्या ज्यादा होता है? मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का मेटालिक से यूजुअली ज्यादा होता है, ओके सर। क्योंकि बहुत रेयरली देखा गया, जैसे अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसका से लोग आर्ग्यू, रूम मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो गया इसका। बेटा ऐसा तो फिर मर्क्यूरी भी है मेटल्स में, अब बॉन्डिंग वीक हो तो मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगा ही, बट अगर मर्क्यूरी और इसको कंपेयर कर दोगे तो मर्क्यूरी का जो होगा कम ही आएगा आयनिक बॉन्ड। जरा थोड़ी देर रखो तो अमोनिया अमोनिया अलग, CO2 अलग, ये अलग दिक्कत इसके साथ एक है। स्टेबल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि मेटल तो उसके पास दूर दूर तक नहीं है, क्या करे बेचारा। क्लियर है बात? अब मेटालिक सॉलिड जो होता है, तो आयनिक सॉलिड जो होता है, वो मोल्टन स्टेट में ही करेगा कंडक्ट, सॉलिड में नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है मेटेलिक और आयनिक के बीच का सबसे मेन। स्टेट क्या होती कंडक्शन की, क्लियर है? Yes, sir. अब मॉलिक्यूलर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर में 3 टाइप के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और H बॉन्डेड। H बॉन्डेड पहचानना आता है, किस किस में हो सकता है? पहचान में आता है? Yes, sir. श्योर ना? हाँ जी सर। पोलर सर, नॉन एक बार पोलर पहचानना आता है? हाँ क्या? हाँ, पोलर नॉन पोलर आता है। सर एच बॉन्डिंग फिर से बता दो, पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कोई एग्जांपल आई O पे सर। लगा हो, F पे लगा हो, N पे लगा हो, H, तो H बॉन्डिंग